नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हमारी नेक्स्ट कहानी है, वो है हमारी लाल पान की बेगम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। इसके हमने मूल पाठ का अध्ययन पिछली वीडियो में कर लिया है, तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी की बात करें लाल पान की बेगम की। लाल पान की बेगम जो कहानी का प्रकाशन वर्ष है वो हमारा 1959 है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। जी हाँ, जो आंचलिक उपन्यासकार या कथाकार माने जाते हैं वही फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो हम देखते हैं, कहानी पर पहुंचने से पहले हम कहानी में लेखक लेखक के बारे में जानेंगे। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने आंचलिक की जो धारा थी उसकी शुरुआत की। तो पहला दिन है कि फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी साहित्य में एक आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी जो हमारे रेणु जी हैं, उन्होंने जो हिंदी साहित्य में एक आंचलिक उपन्यासकार, कथाकार, कहानी, उपन्यास, इनके किसी भी विधा में देख लीजिए, उन्होंने आंचलिकता अपने परिवेश को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो उसी कड़ी में है कि हिंदी साहित्य में एक आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, वो फणीश्वरनाथ रेणु जी को दिया जाता है। जब उनका 1956 में जब उनका पहला जो कहानी संग्रह निकला, तो पहली कहानी निकली थी, तो उसी में इस बात को उद्घाटित किया गया था। और नेक्स्ट बात करें, उनकी कहानी संग्रह की बात करें, तो रेणु जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। देखना दोस्तों, पहला उनका कहानी संग्रह है ठुमरी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने उनकी पिछली हमारी इनकी एक और कहानी लगी हुई है दरअसल यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो उस कहानी में भी मैंने आपको बताया था, एक बार आप फिर देख लीजिए। तो पहली उनका जो कहानी संग्रह है वो है ठुमरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। फिर दूसरा है हमारा आदिम रात्रि की महक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1967। फिर है हमारी अग्निखोर, इसका प्रकाशन वर्ष 1973। फिर है एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। फिर है हमारी अच्छे आदमी, इसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। तो दोस्तों, ये 5 मुख्य रूप से कहानी संग्रह हैं हमारे रेणु जी के। और हम नेक्स्ट देखें, तो अब हम आते हैं अपनी मूल कहानी लाल पान की बेगम पर। अब हम इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लाल पान की बेगम, मैंने आपको कहानी का मूल पाठ हमने अध्ययन किया था, तो उसका कथा कथा सार मैं आपको बता दूं कि लाल पान की बेगम जो कहानी है उसमें एक ग्रामीण जीवन में प्रवेश लिया गया है। इसमें एक बिरजू पात्र है, तो बिरजू की माँ और बिरजू के पिताजी के माध्यम से उन्होंने गांव के में और आस पड़ोस के एक दो कैरेक्टर लेकर उन्होंने गांव में जो परिवेश रहता है उसको दिखाया है। कि बिरजू की माँ मेला देखने बलरामपुर जाती है, और पास के और जो आस पड़ोस की हैं वो भी देखने जाती हैं, तो गांव में कैसा माहौल होता है, कैसा जीवन रहता है, उसी को इस कहानी में उद्घाटित किया गया है। तो वो हमने देखा था। अब हम देखें पहला दिन यह कहानी के बारे में हमारी। यह कहानी पत्रिका यह कहानी कहानी पत्रिका, ठीक है दोस्तों, ये कौन सी पत्रिका है, तो कहानी ही पत्रिका है। कहानी पत्रिका इलाहाबाद में 1957 में प्रतीत थी। यह कहानी ठुमरी 1959 कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें 9 कहानियां संकलित हैं। यानी इस कहानी संग्रह की बात करें तो ये ठुमरी कहानी संग्रह में ही संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 है, और ठुमरी कहानी संग्रह उसमें कुल 9 कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। अगर हम इन 9 कहानियों के शीर्षक देखें, तो इनमें तुम्हारी पहली कहानी है रसप्रिया, फिर है तीर्थोदक, फिर है ठेस, फिर है नित्य लीला, फिर है हमारी पंचलाइट, फिर है हमारी सिर पंचमी का सर, सिर पंचमी का स, फिर है हमारी तीसरी कसम, फिर है हमारी लाल पान की बेगम, फिर है 3 बिल्लियाँ। तो ये 9 कहानी जो हमारी वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। अब हम अपनी कहानी लाल पान की बेगम की देखें, तो इसमें जो नेक्स्ट बिंद है वो है कि यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण है। यानी इसमें जो बिरजू की माँ है वो एक सशक्त महिला के रूप में उसका चरित्र उभर कर आता है। इस कहानी में बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है, जो आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी है। यानी जो बिरजू की माँ है, इसकी बात करते हुए कहते हैं कि ये कहानी में जो बिरजू की माँ है वो एक सशक्त महिला है और एक आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी है। बिरजू की माँ आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली महिला है। बिरजू की माँ समाज और परिवार में संतुलन बनाए रखती है और सबको साथ लेकर चलती है। यानी आपने देखा होगा कि कहानी में जब हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी, तो उसमें हमने देखा था जब बिरजू की माँ नाराज है,
तो फिर वो जो आस पड़ोस की हैं उनसे एक दो बातें भी होती हैं, उसकी नोक झोंक भी होती है। लेकिन अंत में जब वो मेला देखने जाती है तो अपनी गाड़ी पर सबको, जम्मी की फुतोहू है और जो एक दो और हैं, तो उनको साथ में लेकर ही जाती है। बिरजू की माँ हर किसी के सहयोग के लिए तैयार रहती है। बिरजू की माँ के प्रति एक दब्बू किस्म के व्यक्ति हैं जो हमेशा अपनी अच्छाओं का गला बोल घोंटते रहते हैं या गला घोंटते रहते हैं। बिरजू की माँ के प्रति एक सीधा साधा व्यक्ति जो मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। यानी जो बिरजू के पिता हैं वो एक मजदूर हैं, लेकिन जब गांव में जब सर्वे हुआ था ज़मीन का, तो उस समय उन्होंने अपनी 5 बीघा ज़मीन सर्वे में ले लिया था। नेक्स्ट है, सभी गांव वाले बलरामपुर का नाच देखने जाते हैं। यानी कहानी मुख्य रूप से इसी बात को लेकर चलती है कि बिरजू माँ बलरामपुर का नाच देखने के लिए अपनी गाड़ी से जाएगी। तो ये बात उसने गांव में पहले ही कह दी थी। तो गांव का जो कहानी का मुख्य विषय है वो है बलरामपुर का मेला। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखना। कहानियों में टोलियों का जिक्र हुआ है, यानी जब ये कहानी दोस्तों ग्रामीण परिवेश की है, तो ग्रामीण परिवेश में अलग अलग जो टोले हैं, यानी टोलों का मतलब है कि एक समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं गाँव में। तो इसी में कुरमा टोली है, यानी इस टोली से जो संबंध रखने वाले हैं उसमें बिरजू है, बिरजू की माँ और बिरजू के पति और जो लोग हैं, जंगी की पुतोहू, ये सभी कुरमा टोली से संबंध रखते हैं। फिर हमारी कोयरी टोले है। इस कोयरी टोले में जब गुरजी के पिताजी गाड़ी मांगने जाते हैं तो वो लोग इसी गांव के होते हुए भी गाड़ी नहीं देते हैं। फिर वो दूसरे गांव में जाते हैं जिसमें मलदिया टोली के लोग रहते हैं, वो गाड़ी दे देते हैं। एक बागवान टोली का भी इसमें जिक्र आया है। तो ठीक है दोस्तों, इन टोलियों को ध्यान रखना। अगर एनटी में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन सी टोली से संबंध है बिरजू का या बिरजू के पिताजी का उनका, तो वो कुरमा टोली से है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना। अब हम पात्र परिचय की बात करें तो पात्र परिचय में जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो बिरजू से ही हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो बिरजू है, तो बिरजू एक 7 वर्ष का बालक है। उसका पूरा नाम ब्रज मोहन है, जब उसके पिताजी पुकारते हैं। सिद्ध की बहू से कढ़ाई लेने जाता है, यानी जो सिद्धू की बहू है उससे कढ़ाई लेने बिरजू जाता है, कहानी में हमने देखा था। और अब आती है बिरजू की माँ। तो बिरजू की माँ कौन है, यानी बिरजू की माँ के बारे में बात करें तो उसने देखा, आपने देखा होगा कि महावीर जी की रोट मनौती भूल जाती है, यानी कहानी में हमने देखा था, ये इससे जुड़े हुए तथ्य हैं। बाबू साहब के छोटे लड़के ने मौसी कहकर पुकारा था। यानी जब बाबू साहब का लड़का जब जमीन की बात करने के लिए आया था, जब बाबू साहब उसे जमीन नहीं देना चाहते थे बिरजू के पिताजी को, तो फिर वो उनका छोटा लड़का आया था कि मौसी कहकर वो पुकारता है बिरजू की माँ को और कहता है कि वो ज़मीन के पिताजी ने, यानी बाबूजी ने मेरे लिए पढ़ाई के लिए की थी, तो वो ज़मीन तो मेरी है। फिर उसमें ये जो कहावतें हैं, ये दोस्तों ये कहावतें ध्यान रखना, ये दोनों कहावतें बिरजू की माँ कहती है कि जोरू ज़मीन जोर के न तो किसी और के, और कथरी के नीचे दुसाले का सपना। ये दोनों आप जो कहावतें हैं इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। फिर बाद में है कि जम्मी की पुतोहू को लाल पान की बेगम कहती है। यानी जो बिरजू की माँ है, बाद में ये जंगी की बहू है, जब ये गाड़ी में जाती हैं, तो गाड़ी में ही जब वो बैठते हैं बैलगाड़ी में, तो जब बिरजू की माँ जंगी की पुतोहू को देखती है तो उसे लाल पानी की बेगम बताती है। फिर हैं बिरजू के पिता। इनसे है कि एक सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है उन्होंने। यानी जब जमीन की सर्वे हो रही थी तो उसमें उन्होंने 5 बीघा जमीन अपनी ले ली है। फिर है चंपिया। चंपिया का जिक्र आया है, तो चंपिया कौन है, तो वो बिरजू की बहन है। यानी जो बिरजू है उसकी बहन है चंपिया, जिसकी उम्र 10 साल है। फिर है जम्मी की पुतोहू, यानी पड़ोस की एक महिला है, यानी जम्मी की पुत्र वधू है। रेलवे स्टेशन के पास की है, यानी उसकी जो घर है तो वो रेलवे स्टेशन के पास की है। कुरमा टोली की है और ससुर जंगली दागी चोर है उसका, यानी जो जंगली है उसका ससुर जो दागी चोर है। और पत रंगी टोली, और पत का नाम क्या है, तो रंगी है। जमी की बहू के जमी की जो पुतोहू है तो उसके पति का नाम क्या है, तो रंगी है। कुरमा टोली का नाम ही लठत है। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती है। यानी पहले जो जमी की पुतोहू है वो बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती है, लेकिन अंत में जब वो जाती हैं तो बिरजू की माँ उसे लाल पान की बेगम कहती है। मखनी फुआ हैं, जो वृद्ध महिला हैं, अकेली रहती हैं। तो ये जो बिरजू की माँ है उन्हीं के, बिरजू के घर के पास ही उनका घर है, वो है मखनी फुआ। बाद में एक सुनरी है जो राधे की बेटी है, ये भी साथ में जाती है उनके साथ मेला देखने। और एक लरीना खवास हैं, उनकी भी जो पत्नी है वो भी
इन्हीं के साथ मेला देखने के लिए जाते हैं। एंड जो अंत में गाड़ी में साथ साथ कौन कौन जाता है, तो उसमें बिरजू की माँ है, बिरजू, चंपिया और उसके पिताजी हैं, और इनके अलावा जंगली की पतोहू है, और सुंदरी है, और लरेना खवास की पत्नी है। ठीक है दोस्तों। अब हम कहानी के मुख्य उद्धरण की बात करें तो कहानी में मुख्य उद्धरण इस प्रकार हैं कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि किस चूक का फल दे रहे हैं भोले बाबा। यानी ये बिरजू की माँ कहती है, जब गाड़ी नहीं आती है तब वो कहती है। फिर नेक्स्ट है कि चल दे दिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। ये जंगी की पुतोहू है, जो बिरजू की माँ के संदर्भ में कहती है। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, तो छोड़ दो जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है कि एक ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मोच दिया है उसके मर्द ने, कोलू के